जय हिंद साथियों। डिस्कस करेंगे 24 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के टॉप 25 एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिक्लासिफाइज बेराइट्स, फेल्सपार, माइका एंड क्वार्ट्ज एज मेजर मिनरल इज रिकमेंडेड बाय। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप ये देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने किन किन मिनरल्स को क्लासिफाई किया है एज मेजर मिनरल्स। दो तरीके के मिनरल्स होते हैं, एक मेजर मिनरल्स होते हैं, एक माइनर मिनरल्स होते हैं। मेजर मिनरल्स का जो रेगुलेशन और जो कंट्रोल होता है वो मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, और माइनर मिनरल्स जो होते हैं वो जनरली स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशन और कंट्रोल में होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए माइनर मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात सबसे पहले तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कौन कौन से मिनरल्स को क्लासिफाई किया गया है एज मेजर मिनरल्स। तो यहाँ पे चार है, बेराइट्स, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज। ठीक है, ये चारों तो रट्टा मार लेना है कि ये चारों को रिकमेंड किया गया है, या इनको रिक्लासिफाई किया गया था। पहले रिकमेंड किया गया था और अब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिक्लासिफाई किया है इन चार मिनरल्स को एज मेजर मिनरल्स। तो यहाँ पे नाम क्या है, बेराइट्स, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज। दूसरी बात आपसे ये पूछी जा रही है, तो इसके लिए इन मिनरल्स को मेजर मिनरल्स की रिक्लासिफिकेशन के लिए किसने रिकमेंड किया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी लेड बाय डॉक्टर वी.के. सारस्वत। ऑप्शन बी है, पार्लियामेंट्री कमिटी बाय बी मेहताब ऑन माइंस एंड मिनरल्स। ऑप्शन सी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी, नेशनल कमीशन ऑन माइनिंग रिफॉर्म्स। तो किसने इन चारों में से रिकमेंड किया था कि ये चार मिनरल्स बेराइट्स, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज को रिकमेंड किया जाए, इनको रिक्लासिफाई किया जाए एज मेजर मिनरल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी लेड बाय डॉक्टर वी.के. सारस्वत जी ने ये रिकमेंड किया था कि क्या किया जाए कि इन चार मिनरल्स को, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका और बेराइट को रिक्लासिफाई किया जाए एज मेजर मिनरल्स। इसके बाद यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था इसको अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंदर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिक्लासिफाई किया है बेराइट्स, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज को एज मेजर मिनरल्स। कमिटी कौन सी इन्वॉल्व थी इसमें, इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी लेड बाय डॉक्टर वी.के. सारस्वत रिकमेंडेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका जो है ये पेग्माटाइट रॉक्स में पाए जाते हैं और ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं विच आर यूज्ड इन न्यू टेक्नोलॉजीज, एनर्जी ट्रांजिशन, स्पेस क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर सेक्टर एटसेट्रा। ठीक है, बेराइट्स के अक्रेस की बात करें तो ये कॉन्क्रीशंस और वीन फिलिंग्स में पाए जाते हैं, लाइमस्टोन और डोलोस्टोन के। ठीक है, लाइमस्टोन और डोलोस्टोन की कॉन्क्रीशंस और वीन फिलिंग्स में पाए जाते हैं बेराइट्स। बेराइट्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टीवी स्क्रीन में, रबर, ग्लास, सेरेमिक्स, रेडिएशन शील्डिंग और मेडिकल एप्लीकेशंस में बेराइट्स का यूज देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कौन कौन से रिक्लासिफिकेशन में कौन कौन से जो मिनरल्स हैं उनको रिक्लासिफाई किया गया है एज मेजर मिनरल्स, किस कमिटी ने इन्वॉल्व किया था, किस कमिटी ने रिकमेंडेशन की थी इन मिनरल्स को मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में इंक्लूड करने के लिए, और कौन सा मिशन यूज़ किया गया है अप्रूवल के लिए। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन अप्रूवल के लिए यूज़ किया गया था टू रिक्लासिफाई बेराइट्स, फेल्डस्पार, माइका एंड क्वार्ट्ज एज मेजर मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिल एम्स टू कट ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड रेगुलेटरी बर्डन्स इन इंडिया। कौन सा बिल का एक मुख्य उद्देश्य है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और रेगुलेटरी बर्डन्स को कम किया जाए इंडिया में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सा बिल है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जन धन बिल 2024, ऑप्शन बी है जन विश्वास बिल 2.0, ऑप्शन सी है ईज ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्ट और ऑप्शन डी है इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन एक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जन विश्वास बिल 2.0। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगी डीरेगुलेशन कमीशन। डीरेगुलेशन कमीशन सेटअप किया जाएगा टू रिड्यूस स्टेट्स रोल इन गवर्नेंस। स्टेट यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जन विश्वास बिल लाया जाएगा टू कट ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। इससे क्या होगा, इससे जो स्टेट का रोल है वो कम होगा गवर्नेंस में, और साथ ही साथ डीक्रिमिनलाइजेशन किया जाएगा ओवर आउटडेटेड लीगल प्रोविजंस का। 100
जो लीगल प्रोविजन है जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनका अब करंट कॉन्टेक्स्ट में कोई भी रेलेवेंस नहीं रहा है, उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनहांस होगा। जैसे कि मान लीजिए चेक बाउंसिंग का जो केस है वो फ्रॉड माना जाता है, फॉर्जरी माना जाता है, तो मान लीजिए उसमें पहले रूल होता था कि उसमें 3 महीने की सज़ा होगी, तो अब उसमें 3 महीने की सज़ा नहीं होगी, छोटी सी पेनल्टी भर के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा, जिससे क्या है कि रिडक्शन होगा या एलिमिनेशन होगा गवर्नमेंट ओवरसाइट का इंडस्ट्री में। ठीक है, ग्लोबल डीरेगुलेशन मॉडल्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में आपको पता होगा हाल में ही डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस किया गया, स्टैब्लिश किया गया, जिसको डोस कहा गया है, और जिसके हेड हैं इलॉन मस्क। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में बेटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। न्यूजीलैंड में तो पूरी एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रेगुलेशन, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करती है। ठीक है, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक फ्रीडम को एनहांसमेंट मिलेगा। इससे क्या है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम होने से कंपटीशन बढ़ेगा आपस में, जिससे क्या है हमें अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज अच्छे से अवेलेबल होगी। जैसे जन विश्वास एक्ट 2023 लाया गया था, जन विश्वास एक्ट 2023 जो आया था उसमें 183 प्रोविजंस अक्रॉस 42 सेंट्रल एक्ट्स को क्या किया गया था, डिक्रिमिनलाइज किया गया था, ईजिंग बिजनेस कंप्लायंसेस। तो ये पूरी बात हो गई जन विश्वास बिल, जन विश्वास एक्ट 2023 की, और डीरेगुलेशन कमीशन की, जो कि अभी हाल में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जन विश्वास बिल 2.0 की, जिसको यूनियन बजट 25-26 में इंट्रोड्यूस करते हुए 100 आउटडेटेड लीगल प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ऑप्शन सी है इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल, ऑप्शन डी है इंडिया गेमिंग फेडरेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल ने लॉन्च किया है भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें इंडिया के गेमिंग टैलेंट को शोकेस किया जाएगा ग्लोबली। ठीक है, किसके अंदर लॉन्च किया गया है, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के अंदर ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बहुत मुख्य बातें हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि नाम क्या है, तो भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो जो इंडिया का ग्लोबल टैलेंट है रिलेटेड टू गेमिंग, उसको शोकेस किया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। सबसे पहले प्रोग्राम नेम देखा हमने, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव देखा क्या होगा, तो गेमिंग टैलेंट के जो भी गेमिंग टैलेंट जो है वो ग्लोबली शोकेस करना इंडिया का। किस के अंदर लॉन्च किया गया है, तो ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। ग्लोबल एक्सपोजर क्या होगा विनर्स के लिए, तो विनर्स जो है वो इनोवेशन प्रेजेंट करेंगे गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025, जो कि सैन फ्रांसिस्को में होस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ वेव समिट इंडिया में, जो कि गोवा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जगह है जहां पे विनर्स जो होंगे क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के गेमिंग विनर्स होंगे, वो अपनी इनोवेशंस प्रेजेंट कर सकते हैं गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में और वेव समिट में। मिनिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजर्स कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी है, और इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल IEIC ये ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर है। ये गवर्नमेंट बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो कि शोकेस करेगी या ओवरसी करेगी ये पूरा इनिशिएटिव भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम का। ठीक है, एम ऑफ द प्रोग्राम हमने देखा, इसमें क्या होगा, इंडियन गेमिंग टैलेंट को प्रमोट किया जाएगा, इनोवेशन को सपोर्ट किया जाएगा इन गेमिंग, एनिमेशन एंड इमर्सिव टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स एक्सेट्रा। साथ ही साथ क्रिएट इन इंडिया को एक बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज गवर्नमेंट रिसेंटली पब्लिश्ड अ मैप ऑफ इट्स गल्फ ऑफ टोंकिन बेसलाइन? तो किस कंट्री ने, किस देश ने गल्फ ऑफ टोंकिन बेसलाइन का एक मैप पब्लिश किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है चाइना, और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है वियतनाम ने पब्लिश किया है गल्फ ऑफ टोंकिन की बेसलाइन का मैप। पहले हम लोग गल्फ ऑफ टोंकिन का मैप देखेंगे, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन नोटिस करेंगे, उसके बाद और बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ मैप देख लीजिए, तो यहाँ पे मैप आप देख सकते हैं, ये गल्फ ऑफ टोंकिन का मैप है, आप देख पा रहे होंगे गल्फ ऑफ टोंकिन का मैप है ये। और नॉर्थ में, एकदम नॉर्थ में जो है चाइना है। ठीक है, ये देखिए नॉर्थ में चाइना है, और ये वियतनाम है। ये पूरा जो रेड कलर एरिया है ये पूरा वियतनाम है, और ये गल्फ ऑफ टोंकिन है। ठीक है, ये पूरा गल्फ ऑफ टोंकिन है, ये वियतनाम है, और ये चाइना है। तो ये घिरा हुआ है चाइना से और वियतनाम से। ठीक है, और गल्फ ऑफ टोंकिन के साउथ में क्या है, साउथ चाइना सी है। ठीक है, तो ये भी आप लोकेशन एक बार याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा गल्फ ऑफ टोंकिन के बारे में। गल्फ ऑफ टोंकिन के नॉर्थ में है चाइना, ईस्ट में है चाइना, साउथ में है साउथ चाइना सी, वेस्ट में है, वेस्ट में क्या है, वेस्ट में है वियतनाम। ये वियतनाम की कैपिटल हनोई है।
अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ और बातों के बारे में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वियतनाम की गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है गल्फ ऑफ टोंकिन का बेसलाइन मैप। इससे क्या होगा, इससे डिटरमिन किया जा सकेगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स या टेरिटोरियल वाटर्स का क्या स्ट्रेच है, क्या बाउंड्री है वियतनाम से। तो टेरिटोरियल वाटर्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को डिटरमिन करने के लिए वियतनाम गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है मैप ऑफ गल्फ ऑफ टोंकिन बेसलाइन। ठीक है, मारीटाइम बॉर्डर के बारे में अभी हमने देखा, जो है वियतनाम शेयर करता है मारीटाइम बॉर्डर विद चाइना एंड गल्फ ऑफ टोंकिन। ठीक है, वियतनाम जो है मारीटाइम बॉर्डर शेयर करता है विद चाइना एंड गल्फ ऑफ टोंकिन। गल्फ ऑफ टोंकिन को हमने देखा, नॉर्थ में है चाइना, ईस्ट में है चाइना, साउथ में है साउथ चाइना सी और वेस्ट में है वियतनाम। ठीक है, जोग्राफिकल लोकेशन हमने देखा, नॉर्थ और ईस्ट में है चाइना, ईस्ट में है हनान आइलैंड और वेस्ट में है नॉर्दर्न वियतनाम। सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये नॉर्थ वेस्ट आर्म है साउथ चाइना सी का। इट रिसीव्स रेड रिवर, याद रखिएगा रेड रिवर यहाँ पे आके ड्रेन होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मेजर पोर्ट्स कौन कौन से होंगे गल्फ ऑफ टोंकिन में, तो वियतनाम का बेन थोए हाईफोंग मेजर पोर्ट है वियतनाम की तरफ से गल्फ ऑफ टोंकिन में, और चाइना का बेहाई या पखोए मेजर सी पोर्ट है चाइना की तरफ से गल्फ ऑफ टोंकिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीजेस द पीएमआई सर्वेज इन इंडिया। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है S&P ग्लोबल, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, S&P ग्लोबल रिलीज करता है पीएमआई सर्वेज इन इंडिया। सबसे पहले पीएमआई का फुल फॉर्म देखते हैं, तो पीएमआई का फुल फॉर्म होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक है, परचेजिंग मैनेजर, याद रखिएगा परचेजिंग वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, क्यों यहाँ पे परचेजिंग वर्ड है, क्योंकि ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है ये वो एक्टिविटीज को मेजर करता है जो कि परचेजिंग या इनपुट स्टेज पे कैरी आउट की जाती है। ये एक तरीके का इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि डिराइव किया जाता है मंथली बिजनेस सर्वे से। मंथली बिजनेस सर्वेज होते हैं, उससे इकोनॉमिक इंडिकेटर डिराइव किया जाता है और डेवलप किया जाता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कहाँ पे एक्टिविटी, किन एक्टिविटी को मेजर करता है, तो ये परचेजिंग या इनपुट स्टेज पे जो एक्टिविटी हो रही है उनको मेजर करता है, अनलाइक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो कि एक्चुअल आउटपुट को ट्रैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीएमआई और आईआईपी के बीच आप डिफरेंस समझ गए। अब यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, तो इंडिया का कंपोजिट फ्लैश पीएमआई जो है इंक्रीज हो चुका है 60.6 इन फरवरी 2025। तो हम आपको बताते हैं कि क्या होता है, हर महीने ये हर महीने परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, उसी हिसाब से पता चलता रहता है कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की जो एक्टिविटीज़ है, बिजनेस एक्टिविटीज़ एक्चुअली कितनी ज़्यादा बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, अगर पीएमआई अबव 50 होता है तो मतलब इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, पीएमआई बिलो 50 होता है तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। पीएमआई दो तरीके के होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होता है जो कि इंडस्ट्रियल और फैक्ट्री एक्टिविटी को ट्रैक करता है एट इनपुट स्टेज। दूसरे तरीके का होता है सर्विसेज पीएमआई जो कि असेस करता है ग्रोथ इन सर्विसेज सेक्टर। तो ये बहुत ही एक तरीके का एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे अलग अलग तरीकों से मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी और सर्विसेज के लिए भी हर मंथ ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिट फ्लैश पीएम जो है इंक्रीज हुआ है 60.6 पे इन फरवरी 2025। ठीक है, मार्किंग द फर्स्ट राइज आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ डिक्लाइन। तो पिछले 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में फ्लैश पीएमआई जो है ये डिक्लाइन में था और पहली बार फरवरी 2025 में पिछले 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के बाद ये रीच हुआ है 60.6 पे। 60.6 मतलब क्या होता है, इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आशा करते हैं आपको फ्लैश पीएमआई या पीएमआई का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कौन रिलीज करता है पीएमआई का, जो हमारा मेजर क्वेश्चन था, तो S&P ग्लोबल रिलीज करती है पीएमआई इन इंडिया को। अर्लियर ये रिलीज किया जाता था IHS मार्केट द्वारा, पर अब S&P ग्लोबल इसको रिलीज करती है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल। कौन से सर्वे पे बेस्ड होता है ये, तो 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पीआई। तो मैन्युफैक्चरिंग पीआई जो डेवलप किया जाता है वो 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की एक्टिविटी एट इनपुट स्टेज पे असेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ एन ऑम्बड्समैन फ्रॉम विच लोकपाल आइडिया ओरिजिनेटेड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री। तो जो ऑम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है जहां से लोकपाल आया है, आपको ये बताना है तो ये ऑम्बड्समैन कहां पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स। सही आंसर है ऑप्शन ए स्वीडन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है लोकपाल के ऑर्डर की, जिसमें ये कहा गया था कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो
वो लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है कि लोकपाल ने ऐसा ऑर्डर दिया है जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। अगर कोई भी करप्ट एक्टिविटी उन पे लगती है या उनको अक्यूज किया जाता है कोई भी करप्ट एक्टिविटी के लिए, मिस यूज ऑफ देयर ऑफिस के लिए, तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ऐसे जो भी ऑर्डर था लोकपाल का उस पर रोक लगा दी है, बोला है कि ये बहुत ही गलत है, हाई कोर्ट जजेस नहीं इंक्लूड किए जाते हैं लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में। अब हम लोग देखेंगे लोकपाल क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट और ओरिजिन कैसे हुआ, लोकपाल का स्ट्रक्चर क्या है और ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या है लोकपाल का, लोकपाल किन किन पब्लिक ऑफिसेज के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकपाल क्या होता है। लोकपाल, जिसको इंग्लिश में ऑम्बड्समैन कहते हैं, तो ये एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है। एंटी करप्शन मतलब कोई भी करप्ट एक्टिविटी किसी पब्लिक ऑफिशियल द्वारा पब्लिक ऑफिस में रहते हुए अगर की जाती है तो उनके एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये लोकपाल की है। ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए जो भी अगर मिसयूज होता है पब्लिक ऑफिशियल्स का फॉर प्राइवेट गेन्स, तो उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करा जाएगा लोकपाल द्वारा। ठीक है, ये कवर करता है प्राइम मिनिस्टर को, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है और उन्होंने कुछ भी ऐसा काम किया है जो कि मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस कहलाएगा, तो लोकपाल उनको उनके जो भी एलिगेशंस है उनमें इन्वेस्टिगेट कर सकता है। कोई मिनिस्टर हुआ, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ, तो ये सारी पब्लिक ऑफिसेस को कवर करता है लोकपाल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एलिगेशंस अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, तो ये बात हो गई लोकपाल की। इस्टेब्लिशमेंट एंड ओरिजिन की बात करें तो अभी हमने देखा ओम्बड्समैन जो है ओरिजिनेट हुआ था स्वीडन में 1809 में। फिर पहली बार प्रपोज किया गया था अशोक कुमार सेन द्वारा 1960s में। ये जो टर्म है लोकपाल और लोकायुक्त, मतलब लोकपाल जो सेंट्रल लेवल पे होंगे वो लोकपाल होंगे, सेंट्रल ऑफिसर्स, सेंट्रल पब्लिक ऑफिशियल्स का जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उनको लोकपाल कहा गया। और स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनके खिलाफ एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनको लोकायुक्त का नाम दिया गया। तो ये जो टर्म है लोकपाल और लोकायुक्त, ये किसने कॉइन किया था, ये डॉक्टर LM सिंघवी ने कॉइन किया था इन 1963। ठीक है, लॉ मिनिस्टर थे LM सिंघवी साहब, उन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त नाम दिया था। फिर इसके लिए कानून भी पास हुआ था, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2003। आपको याद होगा 10 साल पहले, ऑलमोस्ट 12 साल पहले अन्ना हजारे जी ने खूब ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा करप्शन था 2012-13 में, जिसकी वजह से अन्ना हजारे जी ने काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में रहते हुए करप्शन प्रोटेस्ट किया था कि करप्शन नहीं होना चाहिए पब्लिक ऑफिसेज में। तो उनकी मांग पे ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2003 लाया गया था। ठीक है, लोकपाल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कॉम्पोजिशन में कौन कौन होता है, तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है प्लस अप टू 8 मेंबर्स, और ये है मैंडेटरी है कि 50% जो है वो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। अब सेलेक्ट कौन करेगा इनको, तो इनको सेलेक्ट करती है एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी होती है जिसमें प्रधानमंत्री साहब रहते हैं, लोकसभा के स्पीकर रहते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहते हैं। तो इतनी हाई लेवल कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी जो है चेयरपर्सन और मेंबर्स को नियुक्त करती है, चुनती है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। ज्यूरिसडिक्शन, लोकपाल कहाँ कहाँ किसको किसको कौन कौन से ऑफिसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, तो अभी ये हमने देखा प्रधानमंत्री को, मिनिस्टर्स को, MPs को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, ग्रुप ABCD। साथ ही साथ प्राइवेट कॉरपोरेशन या प्राइवेट बोर्ड्स में या प्राइवेट NGOs में अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन 10 लाख से ज़्यादा रिसीव कर रहा है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करने का पूरी पावर है लोकपाल के पास। किसको नहीं इन्वेस्टिगेट करने की पावर है, तो जजेस को। ठीक है, और लोकपाल ने अभी यही बोला कि हम हाई कोर्ट के जजेस को भी ज्यूरिसडिक्शन में लाएंगे। इसी के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऑर्डर पे स्टे लगा दिया है। ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो ये रेफर कर सकते हैं केसेस टू CBI एंड सुपरवाइज देम। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुड बी कंप्लीटेड within 60 days। सर्च एंड सीजर की पावर है इनके पास अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। इनके जो अटैचमेंट है, जो भी करप्ट ऑफिशियल्स के जो भी असेट्स होंगे उनको अटैच किया जा सकता है। सैंक्शंस को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है फॉर क्रिमिनल ट्रायल्स। तो ये कुछ पावर्स एंड फंक्शंस हो गए। एग्जेम्पशंस कौन कौन से हैं, तो जो भी सिटिंग जजेस होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको क्या करने के लिए, उनके खिलाफ कुछ भी इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रायर कंसल्टेशन लेनी होगी CJI की बिफोर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स परस्यू करने से पहले अगर कोई सिटिंग जज है
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का या कोई भी कोर्ट का, तो उसके लिए सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट का, तो उससे पहले CJI की परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर कंसल्टेशन करना पड़ेगा। इफ एलिगेशंस इन्वॉल्व सुप्रीम कोर्ट जज तो CJI इज कंसल्टेड। तो वही बात है कि CJI साहब को कंसल्ट करना पड़ेगा अगर जजेस के खिलाफ कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना है तो, ठीक है। तो इसी चीज़ को ना मानते हुए लोकपाल जी ने ऑर्डर दे दिया था कि हाईकोर्ट के जो जजेस हैं वो तो एटलीस्ट लोकपाल की जुरिसडिक्शन में आते हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, कॉल्ड इट वेरी डिस्टर्बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल एट जोगी घोपा लोकेटेड। इसके बारे में हम लोग ने चर्चा पहले भी की हुई है कि इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल जोगी घोपा कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन बी, आसाम में स्थित है और इसका हाल में ही उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉर्डेड मतलब सराहना की है, प्रशंसा की है ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल एट जोगी घोपा असम, emphasizing India's 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो याद रखना है हाल में ही टर्मिनल इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट का टर्मिनल जोगी घोपा असम में खोला गया है, इनॉग्रेट किया गया है। इसकी लोकेशन देखते हैं तो ये लोकेटेड है असम में। कौन से नेशनल वाटरवे पे, तो सेकंड नेशनल वाटरवे पे, नेशनल वाटरवे 2 पे। किस नदी पे, ब्रह्मपुत्रा नदी पे, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी नेशनल वाटर 2 पे स्थित है जोगी घोपा असम इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल। नेशनल वाटरवे डिक्लेरेशन इसका कब हुआ था, तो इस नेशनल वाटरवे 2 का डिक्लेरेशन हुआ था 1988 एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। द बांग्लादेश बॉर्डर टू सदिया स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवे 2 अंडर नेशनल वाटरवे एक्ट 1988। नेशनल वाटरवे 2 का स्ट्रेच क्या है, तो बांग्लादेश बॉर्डर या धुबरी से सदिया तक है, ठीक है, विच इज ऑफ 891 किलोमीटर। याद रखिएगा, एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, पर्टिकुलर वाटरवेज दे दिए गए थे और उनके डिस्टेंस या उनकी लेंथ पूछी गई थी, उनके स्ट्रेच पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल वाटरवे 2 जो है वो 890 किलोमीटर का स्ट्रेच है। किस रिवर का, ब्रह्मपुत्रा रिवर का। कहाँ से, बांग्लादेश बॉर्डर जो कि धुबरी में है, धुबरी टू सदिया, ठीक है। ये पूरा आसाम में है, ठीक है, याद रखिए धुबरी भी आसाम में है और सदिया भी आसाम में है, ठीक है। तो ये 891 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है नेशनल वाटरवे 2 का। चर्चा करेंगे आगे, व्हाट आर इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट। तो इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, अगर कोई भी नेविगेबल वाटरवेज सच एज रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स और अदर इनलैंड वाटर बॉडीज को यूज किया जाता है पीपल और गुड्स के मूवमेंट के लिए, तो इनको इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट का नाम दिया जाता है। अब इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट को इंडिया में एक्ट, कौन सा एक्ट फ्रेमवर्क है उनके लिए, कौन सा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 है, जो कि स्टैब्लिश किया था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 1986। फिर नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 आया, जिसने 111 इनलैंड वाटरवेज को डिक्लेयर किया एज नेशनल वाटरवेज फॉर एनहांस शिपिंग। इसके बाद इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 आया, जिसने रिप्लेस किया इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 को एंड इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म रेगुलेशंस फॉर इनलैंड वेसल्स सेफ्टी, नेविगेशन एंड कंप्लायंस, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क थे। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985, इसके अंतर्गत जो है 5 नेशनल वेज को डिटर्मिन किया गया था एज इनलैंड वाटरवेज। फिर 2016 में नेशनल वाटरवेज एक्ट आए, जिन्होंने डिक्लेयर किया 111 इनलैंड वाटरवेज को एज नेशनल वाटरवेज। फिर इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 आया, जिन्होंने यूनिफॉर्म रेगुलेशन बिल्डअप किया इनलैंड वेसल्स सेफ्टी, नेविगेशन और कंप्लायंस के लिए, ठीक है। अब क्या क्राइटेरिया है कि नेशनल वाटरवे, कोई भी वाटरवे को नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि कोई भी नेशनल वाटरवे, कोई भी वाटरवे फॉर दैट मैटर नेशनल वाटरवे कहलाएगा। सबसे पहले तो यह है कि नेविगेबल होना चाहिए बाय प्रोपेल्ड वेसल्स, ठीक है। ऐसा ना हो कि नेविगेबल ही नहीं है, कि उनमें रिवर, कोई भी रिवर हुआ, कोई भी छोटा सा कैनाल हुआ जहाँ पे हम स्टीमर्स नहीं यूज़ कर पा रहे, नेविगेशन नहीं यूज़ हो पा रहा है, ठीक है। मिनिमम 50 किलोमीटर लंबा तो कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अर्बन एरियाज एंड इंट्रापोर्ट ट्रैफिक। 50 किलोमीटर तो नंबर मतलब लंबा होना ही चाहिए, तभी तो नेविगेबल रिवर बन पाएगा, तभी वेसल्स वहाँ पे इजिली रन कर पाएंगी, है ना। एंड शुड सर्व मल्टीपल इट स्टेट्स, कनेक्ट प्रॉस्परस हिंटरलैंड, सपोर्ट स्ट्रैटेजिक नेविगेशन और लिंक्ड अनसर्व्ड एरियाज लैकिंग अदर ट्रांसपोर्ट मोड्स, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, मल्टीपल स्टेट्स में सर्व करना चाहिए, प्रॉस्परस हिंटरलैंड को
कनेक्ट करना चाहिए, स्ट्रैटेजिक नेविगेशन में यूज होना चाहिए और साथ ही साथ अनसर्व्ड एरियाज को भी लिंक करते हुए रहना चाहिए। ठीक है, मेजर नेशनल वाटरवेज की बात करें तो नेशनल वाटरवे 1 है, ये गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम पे है, हल्दिया से इलाहाबाद है। इसमें देखिए रिवर कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल आते हैं। नेशनल वाटरवे 2 हमने देखा जो धुबरी से सदिया पे स्ट्रेच करती है, 891 किलोमीटर्स की है। नेशनल वाटरवे 3 के बारे में बात करें तो वेस्ट कोस्ट कैनाल में है, ये कोटापुरम कोल्लम को कनेक्ट करती है, चमकापारा और उद्योग मंडल कैनाल्स केरला में। तो नेशनल वाटरवे 3 केरला में है। नेशनल वाटरवे 4 कृष्णा रिवर पे है, मुक्तियाला और विजयवाड़ा को कनेक्ट करती है आंध्र प्रदेश में। नेशनल वाटरवे 10 की बात करें अंबा रिवर पे है महाराष्ट्र में। नेशनल वाटरवेज एक्ट नेशनल वाटरवेज 68 मांडवी रिवर पे है जो कि गोवा में है। नेशनल वाटरवे 73 नर्मदा रिवर पे है। नेशनल वाटर 100 तापी रिवर पे है और नेशनल वाटर वेज 97 जो है ये सुंदरबन वाटरवेज में है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज आप हमेशा याद रखिएगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉज रैंक्ड अमंग मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बिटवीन 1993 टू 2022 एज पर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार वो कौन सी कंट्री थी, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री मोस्ट अफेक्टेड रही है बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बिटवीन 1993 टू 2022। ऑप्शन है आपके ए इंडिया, ऑप्शन बी है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है कनाडा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए इंडिया। ठीक है, तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स अभी हाल में ही लॉन्च हुआ था जो कि रैंक करता है कंट्रीज को बेस्ड ऑन देयर वल्नरेबिलिटी, कितने कंट्रीज इकोलॉजिकली वल्नरेबल हैं टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। साथ ही साथ असेस करता है ह्यूमन लॉस और इकोनॉमिक लॉस कितना होगा अगर क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर आता है तो। ठीक है, क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर अगर आता है तो कितना ह्यूमन का लॉस होगा, कितना इकोनॉमिक लॉस होगा, ये मेजर करती है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक, रिपोर्ट की जाती है एनुअली सिंस 2006 कवरिंग डेटा फ्रॉम पास्ट 30 ईयर्स। ठीक है, की फाइंडिंग CRI 2025 की क्या है, तो सबसे पहले ये है कि लगभग 7,65,000 जाने जा चुकी हैं, इसमें 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमिक लॉस हो चुका है। ये ग्लोबल इम्पैक्ट था 1993 से 2022 तक। सबसे मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज कौन सी रही हैं, तो सबसे पहले आपको टॉप 3 इफेक्टेड कंट्रीज याद रखनी है, डोमिनिका है, चाइना है और होंडुरास है। ये 3 टॉप 3 अफेक्टेड कंट्रीज रही हैं बिटवीन 1993 टू 2022। अदर हाईली इम्पैक्टेड कंट्रीज कौन कौन सी हैं, म्यांमार है, इटली है और इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है एज पर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, और इंडिया की जो रैंक थी वो 6th थी इन मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बिटवीन 1993 टू 2022। मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन 2022 कौन सी रही हैं, तो पाकिस्तान रही है, बेलीज रही है और इटली रही है, विच वर टॉप 3 अफेक्टेड कंट्रीज एज पर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द हाइएस्ट एनर्जी न्यूट्रिनो डिटेक्टेड। सबसे हाइएस्ट एनर्जी न्यूट्रिनो जो एलिमेंट होता है वो कहाँ पे डिटेक्ट किया गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर LHC, ऑप्शन बी है आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन सी है क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप और ऑप्शन डी है फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप KM3 नेट। ठीक है, इसने क्या डिस्कवर किया है, तो इन जो क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है इन्होंने डिस्कवर किया है हाईएस्ट एनर्जी न्यूट्रिनो। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी न्यूट्रिनो, ये 30 टाइम्स मोर एनर्जेटिक है देन एनी प्रीवियसली ऑब्जर्व न्यूट्रिनो। 10⁻15 टाइम्स ज़्यादा एनर्जेटिक है फोटॉन से जो सनरेज आती हैं। 10,000 टाइम्स मोर पावरफुल दैन पार्टिकल्स फ्रॉम लार्ज हेड्रॉन कॉरिडर। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है हाईएस्ट एनर्जी न्यूट्रिनो कहाँ पे डिटेक्ट किया गया है, क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप KM3 नेट। ये कहाँ पे है, ये मेडिटेरेनियन सी में है जिसको यूरोपियन रिसर्च फैसिलिटी ने डेवलप करा जा रहा है। ये अभी डेवलप नहीं हुआ, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप की बात करें तो ये यूरोपियन रिसर्च फैसिलिटी है जिसको मेडिटेरेनियन सी में डेवलप किया जा रहा है। ये डिजाइन किया जा रहा है टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोज फ्रॉम डिस्टेंस एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज एंड अर्थ एटमॉस्फेयर। तो न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए ये जो फैसिलिटी है ये डेवलप की जा रही है मेडिटेरेनियन सी में। इंडिया की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो ये कहाँ पे प्रपोज किया गया है, तो ये पॉटीपुरम विलेज थेनी तमिलनाडु में प्रपोज किया गया है। ठीक है, ये लगभग 1200 मीटर डीप केव में बनाया जाएगा इंडिया का न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। न्यूट्रिनो की बात करें तो ये ना निगेटिव होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आप ये बताइए एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और फिर आप
कोशिश करिए कि पता कर पाएं सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या है, ये न्यूट्रल है, इन्हीं का नाम इसलिए न्यूट्रिनो से नाम आया न्यूट्रल, NEUTRI, इसीलिए NUTRAL। तो न्यूट्रिनोस न्यूट्रल होते हैं, मासलेस होते हैं और बहुत मुश्किल से किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसी की वजह से इनको क्या कहा जाता है, घोस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि ये इंटरैक्ट नहीं कर पाते, डिटेक्ट नहीं हो पाते, इसीलिए इनको घोस्ट पार्टिकल्स नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मासलेस होते हैं और रेयरली इंटरैक्ट करते हैं विद मैटर। अब जब इंटरैक्ट ही नहीं कर पा रहे तो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, डिटेक्ट नहीं हो पाते तो इनको घोस्ट पार्टिकल्स बोला जाता है। फिर ये क्या करते हैं, वास्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं थ्रू स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज विदाउट डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी न्यूट्रिनोस की। हमने अभी देखा कि हाईएस्ट एनर्जी न्यूट्रिनो कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, तो ये क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप मेडिटेरेनियन सी में जो स्थित है उन्होंने डिस्कवर किया है हाईएस्ट एनर्जी न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ न्यू दिल्ली इफेक्टिव February 6, 2025। तो नए डायरेक्टर कौन बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है चेतन घाटे, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है सब्यसाची कर, ऑप्शन डी है अरविंद सुब्रमण्यम। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सब्यसाची कर जी को अपॉइंट किया गया है एज न्यू डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जगह लेंगे प्रोफेसर चेतन घटे की, याद रखना है प्रेडेसेसर कौन होंगे, प्रोफेसर चेतन घटे। नया अपॉइंटमेंट किसका है, प्रोफेसर सब्यसाची कर का है। कहाँ पे, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी एंटर्ड द रैंकिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बैंड ऑफ 201 to 300 एज पर ग्लोबल यूनिवर्सिटी रेपुटेशन रैंकिंग्स 2025। तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में वो कौन सी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने एंटर किया है 201 से 300 के बैंड में, ठीक है। पहली बार यूनिवर्सिटी कौन सी एंटर की है 201 से 300 वाले बैंड में एज पर ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025। आपके ऑप्शन है शिक्षा ओ अनुसंधान भुवनेश्वर SOA, ऑप्शन बी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है जादवपुर यूनिवर्सिटी। सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा ओ अनुसंधान भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी ने पहली बार अपना नाम दर्ज किया है ग्लोबल यूनिवर्सिटी रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में इन द बैंड ऑफ 201 to 300, ठीक है। तो ये आप देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपनी एक नई रैंकिंग पब्लिश की है जिसका नाम है वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025, जो कि इवैल्यूएट करती है यूनिवर्सिटीज़ को उनके एकेडमिक प्रेस्टीज और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बेसिस पे। टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है फर्स्ट फॉर 14th कंसेक्यूटिव ईयर। सेकेंड यूनिवर्सिटी कौन है, तो जॉइंटली सेकेंड यूनिवर्सिटी का जो सम्मान गया है या रैंकिंग गई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT को गई है, ठीक है। टोटल इंस्टीट्यूशंस रैंक, तो 300 इंस्टीट्यूशंस रैंक किए गए हैं फ्रॉम 38 कंट्रीज। इंडिया की यूनिवर्सिटी से बात करें तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली परफॉर्मेंस रही है IISc बैंगलोर की, जो कि ड्रॉप हो चुकी है 125 वाले बैंड से टू 201 से 300 वाले बैंड में। IIT दिल्ली ड्रॉप कर गई है 151 से 175 वाले बैंड से 201 से 300 बैंड में, ठीक है। तो ये अब सारे बैंड जो है एकदम लीस्ट, जो सबसे नीचे वाले बैंड है उसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अपनी प्रेजेंस है दर्ज कराई है। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी को पहली बार 201 से 300 बैंड में रजिस्टर किया गया है जिसका नाम है शिक्षा ओ अनुसंधान भुवनेश्वर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दिस यूनिवर्सिटी इज मेकिंग इट्स मार्क इन द बैंड ऑफ 201 to 300 बैंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज की गई थी, तो 6 की पैरामीटर्स यूज किए गए थे, रिसर्चर वोट काउंट, टीचिंग वोट काउंट, रिसर्च पेयर वाइज कंपैरिजन, टीचिंग पेयर वाइज कंपैरिजन, रिसर्च वोटर डाइवर्सिटी और टीचर वोटर डाइवर्सिटी। ये कुछ 6 पैरामीटर्स थे वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के, जिसमें इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। और इंडिया की एक यूनिवर्सिटी शिक्षा ओ अनुसंधान ने पहली बार अपना प्रेजेंस दर्ज कराया है, मैप किया है 201 से 300 वाले बैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू विन सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी। आपको बताना है कौन सा एयरपोर्ट पहली बार ऐसा इंडियन एयरपोर्ट बना है जिसने जीता है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी। आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट GOX गोवा, ऑप्शन सी है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा ने जीता है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी। किसने अवार्ड दिया है ये? तो ये दिया गया है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन रेसिपिएंट रहे हैं? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट GOX गोवा। इसको ऑपरेट कौन करता है इस एयरपोर्ट को? तो GMR गोवा इंटरनेशनल लिमिटेड जो है एयरपोर्ट लिमिटेड ऑपरेट करता है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कौन सी कैटेगरी में मिला है? तो सर्विस सेक्टर की कैटेगरी में मिला है। ये पहला ऐसा इंडियन एयरपोर्ट है जिसको इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इवेंट की डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्पस ऑफ द अवार्ड यह है कि ये रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंस इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो याद रखना है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी किसको मिली है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। किसके द्वारा प्रदान की गई है? नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। कौन सी कैटेगरी में? तो सर्विस सेक्टर की कैटेगरी में। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये पहला ऐसा इंडियन एयरपोर्ट बना है जिसको ये प्रेस्टिजियस सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम टू रेस्टोर हेरिटेज वाटर बॉडीज। तो किस कंपनी ने इंडिया की पार्टनरशिप की है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रन अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, जिससे क्या होगा? हेरिटेज वाटर बॉडीज को रिस्टोर किया जाएगा। हेरिटेज वाटर बॉडीज को रिस्टोर करने के लिए किसने पार्टनरशिप किया है? ASI की स्कीम अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 स्कीम के तहत। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऑप्शन सी है पेप्सिको, ऑप्शन डी है बिस्लेरी इंटरनेशनल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिस्लेरी इंटरनेशनल ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्कीम अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो बिस्लेरी इंटरनेशनल और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है किस प्रोग्राम के अंतर्गत? अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? रिस्टोर करना और कंजर्व करना जो भी इंडिया की हिस्टोरिक वाटर बॉडीज हैं एट हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ये CSR इनिशिएटिव के अंदर ये काम किया जा रहा है और इसका नाम है नई उम्मीद। नई उम्मीद जो कि फोकस करता है ऑन वाटर कंजर्वेशन। इसको आप मेंस में डिस्क्रिप्टिव आंसर में अपने यूज कर सकते हैं कि कैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए प्राइवेट एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, तो नई उम्मीद जो है वो बिस्लेरी का प्रोग्राम है विच इज फोकसिंग ऑन वाटर कंजर्वेशन। इन्वायरमेंटल गोल्स हैं, है ना। अब कौन कौन से की हेरिटेज वाटर बॉडीज हैं जो कि चूज किए गए हैं रिवाइवल के लिए अंडर अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम? तो सबसे पहले है चांद बावड़ी जो कि राजस्थान में है। फिर सेकंड है बावड़ी एट नीमराना, नीमराना फोर्ट है राजस्थान में, वहाँ पे बावड़ी है, वहाँ पे बिस्लरी जो है काम करेगी कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन के लिए। फिर थर्ड जो वाटर बॉडी है वो है पद्मा एंड रानी तालाब एट रणथंभौर फोर्ट राजस्थान। और चौथा जो वाटर बॉडी है बूढ़ा बूढ़ी पॉन्ड एट कलिंजर फोर्ट उत्तर प्रदेश। तो ये 4 वाटर बॉडीज हैं जो कि चुने गए हैं बिस्लरी प्रोग्राम के अंतर्गत, नई उम्मीद के अंतर्गत, जिनको कंजर्व किया जाएगा, जिनके रेस्टोरेशन के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बिस्लरी ने प्रोग्राम के लिए पार्टनरशिप की है अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें हेरिटेज वाटर बॉडीज के जो रेस्टोरेशन है, कंजर्वेशन का काम किया जाएगा। और 4 ये साइट्स जो है उसमें चूज की गई हैं जिसके अंतर्गत सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एफर्ट्स को पुट इन किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इनिंग्स डिड विराट कोहली टेक टू रीच 14,000 ODI रन? तो विराट कोहली जी ने कितनी इनिंग्स खेल के 14,000 रन, एक दिवसीय 14,000 रन पूरे किए हैं? आपको ये बताना है। एक दिवसीय मैचों में 14,000 सबसे तेज रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हो गए हैं वो विराट कोहली जी हो गए हैं। तो आपको ये बताना है विराट कोहली जी ने 14,000 जो अपने रन है वनडे इंटरनेशनल में, एक दिवसीय इंटरनेशनल में, वो कितनी इनिंग्स में कितने मैच खेल के बनाए हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी है 287, ऑप्शन सी है 378 और ऑप्शन डी 300। तो विराट कोहली जी ने 287 इनिंग्स में 14,000 रन अपने पूरे किए हैं और ये फास्टेस्ट बैटर बने हैं टू रीच 14,000 ODI रन्स। और इन्होंने मात्र 287 इनिंग्स में 14,000 रन ठोक दिए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट ऑफ गॉड ऑफ क्रिकेट है, वो उन्होंने 350 इनिंग्स में 14,000 रन पूरे किए थे। और फिर कुमार संगकारा जी ने 378 इनिंग्स में 14,000 रन पूरे किए थे। इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक मिसाल रिकॉर्ड बनाया गया है कोहली जी द्वारा, 287 इनिंग्स खेलते हुए 14,000 रन पूरे किए। ये किसके खिलाफ किया गया है? तो ये पाकिस्तान के खिलाफ किया गया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। कहाँ पे किया गया? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये कारनामा किया गया है। ये एक
कीर्तिमान रचा गया है विराट कोहली जी द्वारा। एडिशनल रिकॉर्ड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैचेस ओडीआई में इंडिया के लिए विराट कोहली ने लिए हैं 158 कैचेस, और सबसे ज़्यादा 1000 रन पूरे करने वाले भी ये खिलाड़ी बने हैं। 13,000 से 14,000 रन इन्होंने सिर्फ 10 इनिंग्स में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये भी एक रिकॉर्ड है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ मलेशियाज आसियान चेयरमैनशिप 2025। तो आसियान की चेयरमैनशिप 2025 में मलेशिया के पास रहेगी, तो कौन सी थीम पे ये चेयरमैनशिप जो है होस्ट की जाएगी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है पीस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन सी है वन विजन वन आइडेंटिटी, और ऑप्शन डी है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। सही आंसर है ऑप्शन बी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो अभी हाल में ही 13th मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी कुआलालंपुर मलेशिया में, जिसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया था राजेश कुमार सिंह जी ने, जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया में। मलेशिया की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया गया था वो लोकमान हाकिम बिन अली द्वारा किया गया था। इसमें नए इनिशिएटिव्स क्या किए गए हैं, तो जॉइंट फोकस ग्रुप स्टैब्लिश करने की बात कही गई है टू एड्रेस नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स। फाइनलाइज किया गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स वर्किंग ग्रुप। फाइनलाइज किया गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑन SU30 फोरम। ठीक है, SU30 फोरम हमने इसके बारे में पहले भी MCQs में देखा था कि किसके किसके बीच इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच इस्टेब्लिश किया जाएगा SU30 फोरम, जिसमें एयरफोर्स जो दोनों देशों की एयरफोर्स है वो SU30 के मेंटेनेंस, एक्सपर्टीज, एक्सचेंज और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में चर्चा करेंगी। ठीक है, आसियान की चेयरमैनशिप 2025 में होगी मलेशिया के पास अंडर द थीम इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है इन स्पेस, और ऑप्शन डी है NSIL। सही आंसर है ऑप्शन सी इन स्पेस ने। ठीक है, तो याद रखना है आपको टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड किसने लॉन्च किया है, तो ये इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस ने लॉन्च किया है। इन स्पेस जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर एक वर्टिकल है, याद रखिएगा। आप बताइए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के हेड कौन होते हैं, ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में। लॉन्च किया गया था फरवरी 2025 में। फंड की वैल्यू है 500 करोड़। ठीक है, 500 करोड़ की टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड की स्कीम को लॉन्च किया गया है इन स्पेस द्वारा, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो फाइनेंशियली सपोर्ट करना इंडिया के स्पेस टेक स्टार्टअप्स को। इंडिया के स्पेस टेक स्टार्टअप्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा, इससे कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाएगा और इंपोर्टेड सॉल्यूशंस जो होते हैं उन पे डिपेंडेंस हमारी कम होगी। फिर बात करते हैं फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 60% जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी वो स्टार्टअप्स और MSMEs पे इन्वेस्ट की जाएगी, और 40% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी वो लार्जर कंपनीज को दिया जाएगा। ठीक है, तो फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी याद रखिएगा। मैक्सिमम फंडिंग कितनी जाएगी, तो मैक्सिमम फंडिंग जाएगी 25 करोड़ की पर हेड। ठीक है, पर प्रोजेक्ट कितनी फंडिंग होगी, 25 करोड़ की। ठीक है, रिलेटेड इनिशिएटिव की बात करें तो अक्टूबर 2024 में यूनियन कैबिनेट ने क्या किया था, 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड स्टैब्लिश किया था कि स्पेस टेक में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, सेक्टर्स हैं, उनको क्या किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। तो 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड भी स्टैब्लिश किया गया था। इन स्पेस की चर्चा करें तो ये सिंगल विंडो एजेंसी है, इंडिपेंडेंट नोडल बॉडी है, ऑपरेट्स ऑटोनोमसली अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। बताइए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को कौन लीड करता है, कौन हेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा इन फरवरी 2025। फरवरी 2025 में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी किसको नियुक्त किए गए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है राजीव अरोड़ा, ऑप्शन बी है अनुराग रस्तोगी, ऑप्शन सी है संजीव कौशल, ऑप्शन डी है विवेक जोशी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुराग जोशी जी को नए चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के पद पे अपॉइंट किया गया है। ये जगह लेंगे विवेक जोशी जी की, जो कि इलेक्शन कमिश्नर के पद पे नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखना है अनुराग रस्तोगी जी कहाँ के चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, तो ये हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। 1990 बैच के IAS ऑफिसर है ये। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी हरियाणा के नए चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। ये जगह लेंगे विवेक जोशी जी की, जिनको अपॉइंट किया गया है एज इलेक्शन कमिश्नर ऑन 19 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूके ऑर्गेनाइजेशन वॉज इन्वॉल्व इन यूके इंडिया टेलीकॉम राउंड टेबल डिस्कशन। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है यूके इंडिया टेलीकॉम राउंड टेबल डिस्कशंस में।
आपके ऑप्शन है UKTIN, ऑप्शन बी हाई कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी DCIT और ऑप्शन डी है बोथ A एंड B। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ A एंड B। तो इंडिया और यूके ने कोलैबोरेट किया है टेलीकॉम, AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था नीरज मित्तल जी ने, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। यूके की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हुआ था क्रिस जॉनसन द्वारा, जो कि नेशनल साइंटिफिक एडवाइजर DSIT यूके हैं, और डेव स्मिथ जो कि नेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइजर हैं DSIT यूके में। इसका मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंडिया यूके टाइज को स्ट्रेंथन करना इन द सेक्टर्स ऑफ टेलीकॉम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन से थे, तो हाई कमीशन ऑफ इंडिया और यूके टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेटवर्क UKTIN। तो ये दो ऑर्गेनाइजर्स थे इंडिया यूके टेलीकॉम राउंड टेबल डिस्कशन के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है एशिया एंड पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट एशिया और पैसिफिक के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ऑप्शन बी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनेस्को ने रिलीज किया है एशिया एंड पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025। रिपोर्ट का पूरा टाइटल याद रखिएगा, एशिया एंड पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट एंगेजिंग कम्युनिटीज टू क्लोज द एविडेंस गैप 2025। किसने रिलीज किया है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। पर्पस क्या है इस रिपोर्ट का, इस रिपोर्ट में असेस किया गया है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के और 169 सब टारगेट्स के, उनको असेस किया गया है एशिया पैसिफिक रीजन में उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है। साथ ही साथ ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट डेटा कलेक्शन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड थिंकिंग डे सेलिब्रेटेड एनुअली? वर्ल्ड थिंकिंग डे हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 18 फरवरी, ऑप्शन बी है 22 फरवरी, ऑप्शन सी है 23 फरवरी, ऑप्शन डी है 25 फरवरी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 फरवरी को हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड थिंकिंग डे। और इस बार की जो थीम है वो है आवर स्टोरी। वर्ल्ड थिंकिंग डे थीम्स है, 2025 में जो थीम रहेगी वो है आवर स्टोरी, 2026 में जो थीम रहेगी वो है आवर फ्रेंडशिप, 2027 में जो थीम रहेगी आवर पीपल, और लास्ट में 2028 में जो थीम रहेगी उसका जो थीम है वो है आवर फ्यूचर। तो याद रखना है, हर वर्ष वर्ल्ड थिंकिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 22 फरवरी को एनुअली हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड थिंकिंग डे। थीम क्या है, आवर स्टोरी।